हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। सो कल के सेशन में हमने एस्टेट 2020 एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस सोल्व किए थे और रिमेनिंग क्वेश्चंस हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 107 यहाँ तक कवर कर लिए थे। तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 108 से। द एसोसिएशन क्लॉज ऑफ अ पब्लिक कंपनी हैज़ टू बी साइन बाय। तो जो एसोसिएशन क्लॉज है उस पर कितने मेंबर्स के साइन होते हैं। तो एसोसिएशन क्लॉज क्या होता है? एसोसिएशन क्लॉज का मतलब होता है ऐसा क्लॉज जिसमें कंपनी के सब्सक्राइबर्स ये डिक्लेयर करते हैं कि वो कंपनी बनाना चाहते हैं और उसके मेंबर्स बनने के लिए एग्री हैं। तो ये होता है एसोसिएशन क्लॉज। तो एसोसिएशन क्लॉज में कम से कम 7 मेंबर्स के सिग्नेचर होना जरूरी है। ठीक है, पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी है तो उसमें 2 मेंबर्स, और अगर 1% कंपनी है तो 1%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, अ बजट इज एन एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर नीड्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डरली बेसिस कवरिंग सम और ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। हु हैज़ गिवन दिस डेफिनेशन? तो ये डेफिनेशन किसने दी थी? किसने कहा था कि जो बजट है वो एक डिटेल प्लान होता है जो फ्यूचर पीरियड के लिए प्रिपेयर किया जाता है, और बजट में ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेड एक्टिविटीज़, इनकम, एक्सपेंसेस और रिसोर्सेज का एस्टिमेट पहले से ही प्रिपेयर कर लिया जाता है। तो ये डेफिनेशन दी थी जॉर्ज आर टेरी ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, a performance assessment in which co-workers provide input into employees performance। जब किसी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस पे उसके साथ वाले जो को-वर्कर्स हैं वो फीडबैक देते हैं, तो उस परफॉर्मेंस को क्या कहते हैं? कौन सा मेथड होता है वो असेसमेंट का? ऑप्शंस हैं परफॉर्मेंस बेस्ड मेथड, पीयर इवेल्युएशन, परक्यूजिट्स या परफॉर्मेंस प्रोग्राम। तो वो देखो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, पीयर इवेल्युएशन। पीयर का क्या मतलब होता है? पीयर का मतलब होता है सेम लेवल, जो सेम लेवल पे जो को वर्कर्स होते हैं ना, साथ में जो काम करने वाले सेम लेवल के, उनको बोलते हैं पीयर। ठीक है, तो जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए उसके को वर्कर्स का फीडबैक लिया जाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं पीयर इवेलुएशन। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट, द थर्ड स्टेज ऑफ अ ग्रुप डेवलपमेंट करेक्टराइज्ड बाय क्लोज रिलेशनशिप्स एंड कोऑर्डिनेशन इज नोन एज। तो जो ग्रुप डेवलपमेंट की थर्ड स्टेज है आपको बताना है वो कौन सी होती है, क्या नाम है उस स्टेज का। और उस स्टेज में होता है जो मेंबर्स हैं उसके, वो आपस में उनका रिलेशन है वो क्लोज हो जाता है, क्लोज रिलेशनशिप बनता है, साथ में वो एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। तो वो कौन सी स्टेज होती है ग्रुप डेवलपमेंट की? परफॉर्मिंग स्टेज, एडजॉर्निंग स्टेज, फॉर्मिंग स्टेज या नॉर्मिंग स्टेज। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नॉर्मिंग स्टेज। नॉर्मिंग स्टेज में जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, साथ में वो कोऑपरेट भी करते हैं। देखो जो बस टकमैन इसने ग्रुप डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस बताए थे। कौन से स्टेजेस बताए थे? 5। फर्स्ट स्टेज होता है फॉर्मिंग, ये है उसकी फर्स्ट स्टेज, फॉर्मिंग। सेकंड स्टेज होता है स्टॉर्मिंग, सेकंड स्टेज होता है। थर्ड स्टेज होता है नॉर्मिंग, ये थर्ड स्टेज है। और फोर्थ स्टेज है परफॉर्मिंग। और जो फिफ्थ स्टेज है वो होती है एडजॉर्निंग। ये 5 स्टेजेस बताए थे। तो फर्स्ट स्टेज फॉर्मिंग स्टेज में क्या होता है, जो मेंबर्स हैं उनका ग्रुप अभी नया बनाया है तो वो एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं फॉर्मिंग स्टेज पे। नेक्स्ट होती है स्टॉर्मिंग स्टेज। स्टॉर्मिंग स्टेज में मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है और डिसएग्रीमेंट भी होते हैं। और थर्ड स्टेज है नॉर्मिंग स्टेज, जिसमें मेंबर्स एक दूसरे को समझने लगते हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। फोर्थ स्टेज होती है परफॉर्मिंग जो स्टेज है उसमें ग्रुप जो अफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली जो गोल है, जो ग्रुप का गोल है उसको अचीव करने के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और लास्ट स्टेज होती है एडजॉर्निंग में ग्रुप अपना टास्क कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट, द फर्म दैट सर्व्स स्मॉल सेगमेंट्स दैट द अदर फर्म इन एन इंडस्ट्री इज ओवरलुक और इग्नोर। ऐसी फर्म को क्या कहेंगे जो छोटे से सेगमेंट को टारगेट करती है और उसी को ही अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है।
जिससे बाकी इंडस्ट्री की बाकी फर्म्स उसको इग्नोर करती है, तो ऐसी फर्म को क्या कहेंगे? मार्केट नीचर्स, मार्केट लीडर, मार्केट सेगमेंट या फिर मार्केट चैलेंजर्स। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन 1 मार्केट नीचर्स। मार्केट नीचर्स वो होते हैं जो स्मॉल सेगमेंट को टारगेट करके और केवल उन्हीं को ही सर्विसेज देते हैं। ये ऐसी फर्म होती है मार्केट नीचर्स जो एक स्पेसिफिक और छोटे से जो कस्टमर ग्रुप है केवल उसी की नीड्स को आइडेंटिफाई करके उनको सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वो होता है मार्केट नीचर्स। ठीक है, नेक्स्ट, A Limited issued 2000 equity shares of rupees 100 each fully paid. The company has earned profit of rupees 20,000 after tax. The market price of these share is rupees 160 per share. On these shares, dividend has been paid rupees 8 per share. Find out cost of equity capital using earning yield method. तो आपको अर्निंग यील्ड मेथड यूज करना है और क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना है अर्निंग यील्ड मेथड से। तो अर्निंग यील्ड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? अर्निंग यील्ड मेथड का फॉर्मूला होता है KE इक्वल्स टू EPS डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका अर्निंग यील्ड मेथड से कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा। तो आपको EPS कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो EPS कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट जो दिया है तो प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स से। ठीक है, प्रॉफिट दिया है 20,000 का, तो 20,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स हैं 2000, तो आपका EPS आ गया 10 रुपये। तो EPS और डिवाइड करेंगे MPS, तो मार्केट प्राइस कितनी है? 160 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया आपका 6.25। तो राइट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वांटिटिव टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग की इनमें से कौन सी टेक्निक क्वांटिटिव टेक्निक है? ऑप्शन है ब्रेनस्टॉर्मिंग, डिसीजन ट्री, डोल्फी टेक्निक या फिर कंसेंसस मैपिंग। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2 डिसीजन ट्री। देखो, डिसीजन ट्री एक ऐसी क्वांटिटिव टेक्निक होती है जिसमें डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को एक ट्री स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किया जाता है और फिर उसके बाद जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं और न्यूमेरिकल जो आउटकम्स हैं उनके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है, तो वो बोलते हैं डिसीजन ट्री। और बाकी ऑप्शन से जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, डोल्फी टेक्निक है या फिर कंसेंसस मैपिंग है, तो ये आपकी जो क्वालिटेटिव टेक्निक्स हैं उनके मेथड्स हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग में ग्रुप डिस्कशन से आइडिया जनरेट किया जाता है और फिर डिसीजन लिया जाता है, तो उसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। डोल्फी टेक्निक में जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन लेके डिसीजन लेते हैं, तो उसको बोलते हैं डोल्फी टेक्निक। और कंसेंसस टेक्निक जो मैपिंग है, कंसेंसस मैपिंग में ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ग्रुप डिस्कशन के थ्रू कॉमन एग्रीमेंट डेवलप किया जाता है, तो उसको बोलते हैं कंसेंसस मैपिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 डिसीजन ट्री। नेक्स्ट, फर्म्स वॉच फ्यूचर अर्निंग्स आर लाइकली टू बी विथस्टैंड ऑन इकोनॉमिक डाउनटर्न। ऐसी कौन सी फर्म या कंपनीज होती हैं जिनकी फ्यूचर अर्निंग स्टेबल रहती हैं चाहे इकोनॉमी में रिसेशन आए या फिर डाउनटर्न आए? ऑप्शंस है डिफेंसिव कंपनी, डेफर्ड कंपनी, इंडिपेंडेंट कंपनी या फिर डिफ्यूज्ड कंपनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 डिफेंसिव कंपनीज। डिफेंसिव कंपनी कौन सी होती है? डिफेंसिव कंपनीज वो कंपनी होती हैं जिनकी सेल्स और प्रॉफिट इकोनॉमिक रिसेशन के बाद भी स्टेबल रहते हैं। इनके प्रॉफिट स्टेबल रहेंगे चाहे इकोनॉमी में कितना ही डाउनफॉल आए। जैसे फार्मा कंपनीज हैं, फूड कंपनीज हैं, तो ये आपकी डिफेंसिव कंपनीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री वर्किंग इन अनदर कंट्री। एक ऐसा सिटीजन है जो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाके काम करता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एक्सपेट्रिएट। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2। एक्सपेट्रिएट का क्या मतलब हुआ? ऐसा पर्सन जो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाके काम करता है, चाहे वो टेम्परेरली वहाँ पे शिफ्ट हुआ हो या फिर परमानेंटली, तो उसको कहेंगे एक्सपेट्रिएट। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड एट विच द कंपनीज नेट इनकम इज 0। कंपनी जो यूनिट्स बना रही है और सेल कर रही है उस पर कंपनी की नेट इनकम है वो 0 है, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पे कंपनी को ना तो प्रॉफिट होता है और
ना ही लॉस, मतलब जिस पे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, जो कंपनी ने कॉस्ट लगाई है केवल बस वही रिकवर हो पाएगी, तो उसको बोलेंगे हम ब्रेक इवन पॉइंट। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट, द एरर ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस इज। देखो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में दो इंपॉर्टेंट टाइप्स की एरर होती है, एक होती है टाइप 1 एरर, एक होती है टाइप 2 एरर। ये दो इंपॉर्टेंट एरर्स है। टाइप 1 एरर को बोलते हैं अल्फा एरर और टाइप 2 एरर को बोलते हैं बीटा एरर। टाइप जो 1 एरर है, इसमें जो नल हाइपोथेसिस है ना वो ट्रू है, नल हाइपोथेसिस ट्रू है, लेकिन गलती से हम कर देते हैं उसको रिजेक्ट। और टाइप 2 एरर में जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स होता है, और फॉल्स नल हाइपोथेसिस को हम गलती से एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, टाइप 1 एरर क्या होती है, जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है लेकिन गलती से हम उसको कर देते हैं रिजेक्ट। टाइप 2 एरर में जो नल हाइपोथेसिस होता है वो फॉल्स होता है और गलती से हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये होती है टाइप 2 एरर। तो क्वेश्चन में बताया है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है, तो उसको कर दिया हमने रिजेक्ट, तो वो कौन सी एरर है, तो वो होती है टाइप 1 एरर। तो राइट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ सोसाइटीज टू लर्न अबाउट ह्यूमन बींग्स एंड देयर एक्टिविटीज इज। तो जो ह्यूमन बींग्स और जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनको समझने के लिए सोसाइटी का स्टडी किस सब्जेक्ट में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन बींग्स और उनकी जो कल्चर है, कस्टम है, सोसाइटी है, उनको स्टडी किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, दोज नीड्स दैट आर सेटिस्फाइड एक्सटर्नली सच एज साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स आर। देखो, जो अब्राहिम मैस्लो है उसने ह्यूमन नीड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। सबसे पहली आती है साइकोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद आती है सेकंड पे सेफ्टी नीड, थर्ड पे आती है आपकी सोशल नीड्स, और फोर्थ पे आती है एस्टीम नीड्स, और फिफ्थ पे आती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये जो है ये आपकी फिफ्थ स्टेज पे आता है। तो जो लोअर लेवल की नीड्स हैं, जो साइकोलॉजिकल और सेफ्टी नीड है, ये आपकी एक्सटर्नल फैक्टर्स से सेटिस्फाई होती हैं, जैसे जो फूड वाटर, इन ये जो नीड्स हैं ये आपकी एक्सटर्नल फैक्टर से सेटिस्फाइड होती हैं। लेकिन जो हायर लेवल की नीड है, सोशल नीड्स, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, ये आपकी इंटरनल जो फैक्टर है हमारे अपने माइंड से, उनसे सेटिस्फाई होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो साइकोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स हैं, ये जो एक्सटर्नल नीड्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर से जो सेटिस्फाई होती हैं, ये कौन सी नीड्स हैं, तो ये हैं लोअर लेवल नीड्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन 1। ये दो साइकोलॉजिकल और सेफ्टी नीड हैं लोअर लेवल की नीड्स, और सोशल, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो हैं ये हैं हायर लेवल की नीड्स। ठीक है, नेक्स्ट, द मिस्टेक ऑफ पेइंग मोर अटेंशन टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ऑफ अ कंपनी ऑफर्स दैन टू द बेनिफिट्स एंड एक्सपीरियंसेस प्रोड्यूस्ड बाय दीज प्रोडक्ट्स। कई बार कंपनीज अपने प्रोडक्ट पर इतना ज़्यादा फोकस करने लगती है कि वो भूल जाती है कि कस्टमर्स को एक्चुअली प्रोडक्ट से मिलने वाले बेनिफिट और एक्सपीरियंसेस चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की मिस्टेक को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मार्केटिंग मायोपिया। ठीक है, राइट आंसर 1 हो जाएगा, मार्केटिंग मायोपिया। मार्केटिंग मायोपिया में कंपनी सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे फोकस करती है और कस्टमर्स की नीड्स और जो वो बेनिफिट्स है ना कस्टमर्स को चाहिए उसको इग्नोर कर देती है। तो इस मिस्टेक को मार्केटिंग मायोपिया कहते हैं। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज इन विच अ प्रोडक्ट सेल्स स्टार्ट क्लाइंबिंग क्विकली। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो PLC है, तो PLC की जो कौन सी स्टेज है जिसमें प्रोडक्ट की जो सेल्स है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है, तो राइट आंसर है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में प्रोडक्ट की सेल्स है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, इस स्टेज पे मैक्सिमम सेल्स होती है। देखो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेज होती हैं। फर्स्ट होता है इंट्रोडक्शन स्टेज, सेकंड होता है ग्रोथ स्टेज, थर्ड होता है मैच्योरिटी स्टेज, एंड फोर्थ होता है डिक्लाइनिंग स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रोडक्ट नया होता है, इसलिए जो उसकी सेल्स है वो बहुत ही स्लो लेवल से बढ़ती है, स्लो लेवल पे ग्रो होती है। नेक्स्ट होता है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाता है और जो सेल्स है वो रैपिडली बहुत ही फास्ट बढ़ती है। थर्ड होती है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज पे जो सेल्स है वो हाईएस्ट लेवल पे होती है, लेकिन जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो होती है। और लास्ट है डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज पे जो सेल्स है और उसकी डिमांड, किसी भी प्रोडक्ट की सेल और डिमांड दोनों ही कम होने लगती है, तो उसको बोलते हैं डिक्लाइनिंग स्टेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4।
नेक्स्ट, स्टॉकिंग द प्रोडक्ट इन एज मैनी आउटलेट्स एज पॉसिबल इज। तो अपने प्रोडक्ट को अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा आउटलेट्स में स्टॉक करना, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। राइट आंसर है ऑप्शन 2, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी है जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटलेट्स में स्टॉक करना चाहती है। राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल कॉज द ट्रायल बैलेंस टू बी आउट ऑफ ऑर्डर। इनमें से कौन सी एरर्स की वजह से ट्रायल बैलेंस आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है? आउट ऑफ ऑर्डर मीन्स वो बैलेंस नहीं हो पाता, मैच नहीं हो पाता। कौन सी एरर्स की वजह से मैच नहीं हो पाएगा, ये बताना है आपको। तो फर्स्ट है ₹550 द टोटल ऑफ द सेल्स रिटर्न बुक हैज़ बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द परचेज रिटर्न अकाउंट। इसमें क्या किया कि सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था और गलती से हमने परचेज रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। यानी एक साइड डेबिट होनी चाहिए थी और दूसरी साइड गलती से क्रेडिट हो गई। तो इससे ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा, मैच नहीं होगा ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट, द क्रेडिट साइड टोटल ऑफ द संतोष अकाउंट ओवरकास्ट बाय ₹100। संतोष का अकाउंट है वो क्रेडिट साइड का टोटल ₹100 से ओवरकास्ट हो गया, मतलब ₹100 से ज़्यादा हमने क्रेडिट साइड को कर दिया। तो इससे भी ट्रायल बैलेंस है वो मिसमैच होगा, डिसएग्री होगा। सेल्स बुक इज़ अंडरकास्ट बाय ₹100। मतलब सेल्स बुक ₹50 से अंडरकास्ट हो गई, जो उसका टोटल है वो ₹50 से अंडरकास्ट हो गई। इसका इफेक्ट क्या होगा? जो सेल्स अकाउंट है और उससे रिलेटेड जो भी एंट्रीज पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस में इससे डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो ये भी होगा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। इनमें से कौन सा हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल नहीं है? फर्स्ट, डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो डिवीजन ऑफ वर्क भी था इसका प्रिंसिपल, डिसिप्लिन भी था, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी था, लेकिन यूनिटी ऑफ कंट्रोल कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या था? यूनिटी ऑफ कमांड था, कंट्रोल की जगह कमांड था। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा कि ये हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल नहीं है। इसकी जगह आना चाहिए था यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब था कि एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। Next, A and B are sharing profits in the ratio 3:2. They admitted C as a new partner with the 1/5 share in the profits, which he get equally from A and B. Calculate the new profit sharing ratio. A और B दो पार्टनर थे, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2. C को फॉर्म में एडमिट किया एज अ 1/5 शेयर। तो C इक्वली लेता है A और B से शेयर, तो 1/5 शेयर है C का, तो 1/5 का इक्वल मतलब 1/2 कर देंगे। तो 1/10 पोर्शन लेगा वो A से, 1/10 पोर्शन लेगा B से। तो अगर A और B के ओल्ड रेशियो से हम उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस कर देंगे तो आपका न्यू रेशियो आ जाएगा। तो आपको कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो। ठीक है, तो चलो A और B, A का रेशियो था 3:5 ओल्ड रेशियो और B का ओल्ड रेशियो है 2:5। तो यहाँ ओल्ड रेशियो से हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस कर दें। सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 1:10। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 1, तो 5:10। ये न्यू रेशियो है ए का। बी का ओल्ड रेशियो से सेक्रीफाइसिंग रेशियो लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 1 और 3:10। ठीक है, तो ए, बी और सी, तो ए का न्यू रेशियो है 5:10, बी का है 3:10 और सी का था 1/5। तो अब इनके डिनोमिनेटर इक्वल कर लो, तो ये 5:3 और 5 2 जा 10, तो 5 3 2। तो न्यू रेशियो हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ वर्ड गंगापुर। जो गंगापुर में जितने लेटर्स हैं, जिस वर्ड में गंगापुर में जितने भी लेटर्स हैं, तो इसके लेटर्स को अरेंज करके हम कितने वर्ड्स और बना सकते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, डिवाइड करेंगे हम फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड नंबर्स। तो n क्या है? n है टोटल नंबर्स। इस वर्ड में टोटल कितने लेटर्स हैं? टोटल कितने लेटर्स हैं ये काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 लेटर्स। तो 8 फैक्टोरियल, रिपीटेड लेटर्स, तो इसमें गंगापुर में कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो रिपीट हुए हैं? तो फर्स्ट ए लेटर रिपीट हुआ है 2 टाइम्स और जी लेटर रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, जी भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो रिपीटेड लेटर्स 2 हैं जो 2 बार रिपीट हुए हैं।
तो 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल सोल्व करेंगे तो कैसे होगा, 8 7 6 5 4 3 2 1 और नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 1 और फिर 2 का फैक्टोरियल 2 1। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जो नंबर यहाँ लिखा है ना वो मल्टीप्लाई कर देंगे उससे सारे, उससे नीचे जो छोटे नंबर्स हैं ना उनसे। तो इसको जो आप सोल्व करोगे तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल द एक्सेप्टर डेबिट्स। तो रिटायरमेंट ऑफ बिल का क्या मतलब होता है, रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब होता है कि जो एक्सेप्टर है वो बिल की मैच्योरिटी डेट से पहले ही पेमेंट कर देता है और इस सिचुएशन में एक्सेप्टर को कुछ अमाउंट का रिबेट या और डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो एक्सेप्टर अपने अकाउंट में क्या एंट्री पास करेगा, कौन से अकाउंट को डेबिट करेगा, तो एक्सेप्टर की बुक में एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कैश और बैंक कुछ अमाउंट चला जाता है अकाउंट से और कुछ अमाउंट को उसको रिबेट मिल जाती है। तो अकाउंट कौन सा डेबिट हुआ, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट, अ प्रोमिस टू पे बाय द एक्सेप्टिंग पार्टी एट सम फ्यूचर डेट, उसको क्या बोलते हैं। देखो, अगर कोई पर्सन ऐसे प्रॉमिस करता है कि मैं किसी फ्यूचर डेट पे पेमेंट कर दूंगा, जब कोई भी पर्सन जो एक्सेप्टिंग पार्टी है ना वो ये प्रॉमिस करता है कि वो किसी फ्यूचर डेट पे पेमेंट करेगा, तो उस डॉक्यूमेंट को क्या कहेंगे, तो उस डॉक्यूमेंट को कहेंगे टाइम ड्राफ्ट। राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा, टाइम ड्राफ्ट। टाइम ड्राफ्ट एक ऐसा बिल होता है जिसमें पेमेंट इमीडिएटली नहीं होती बल्कि किसी स्पेसिफिक फ्यूचर डेट पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट, कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको डेटा दिया हुआ है और इस डेटा से आपको निकालना है हार्मोनिक मीन। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे हम अर्थमेटिकल मीन निकालते हैं वैसे ही निकलेगा हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एन से डिनोट करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, और नीचे आएगा सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऊपर दिया है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, कितने नंबर्स दिए हैं 1 2 3 4, 4 नंबर्स हैं, और डिवाइड करेंगे हम सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जो ऑब्जर्वेशन दे रखी है ना इनको रेसिप्रोकल करेंगे, फिर उसके बाद उसका सम करेंगे। रेसिप्रोकल कैसे, 1/10 और 1/15 और ये हो गया 1/20 प्लस 1/25। रेसिप्रोकल हो गए जो भी नंबर्स हैं। अब इनका रेसिप्रोकल करने के बाद इनका करेंगे सम। ठीक है, अब ये सम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, निकल के आएगा शॉर्ट में करेंगे तो 2 5 6 7। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 5 6 7, तो 4 डिवाइड बाई ये नंबर। तो राइट आपका जो ऑप्शन आएगा राइट आंसर वो आएगा ऑप्शन 2, 15.58। नेक्स्ट, an unauthorized or illegal strike that occurs during the term of an existing contract। कोई existing contract है, कोई ऐसा contract है जो अभी चल रहा है और उसकी terms शायद employees को पसंद नहीं आ रही, workers को पसंद नहीं आ रही, इसलिए workers strike पे चले जाते हैं। ऐसी strike जो unauthorized है, उसकी कोई परमिशन नहीं ली है और illegal strike है, तो ऐसी strike को क्या कहते हैं, तो ऐसी strike को कहते हैं वाइल्ड कैट स्ट्राइक। वाइल्ड कैट स्ट्राइक एक अनऑथोराइज्ड और इलीगल स्ट्राइक होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट, एनहेंसिंग जॉब्स बाय गिविंग एम्प्लॉयज मोर अपॉर्चुनिटी टू प्लान एंड कंट्रोल देयर वर्क। तो उसको क्या कहते हैं, देखो जब भी एम्प्लॉयज़ को अपने काम की प्लानिंग करने, डिसीजन लेने और वर्क को खुद कंट्रोल करने की जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उस प्रोसेस को कहते हैं जॉब एनरिचमेंट। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन 1। जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या हुआ कि एम्प्लॉयज़ को जॉब में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ज़्यादा अथॉरिटी देना और डिसीजन पावर देना, डिसीजन मेकिंग पावर भी देना, तो जॉब एनरिचमेंट होता है वो। जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है, तो जॉब इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जॉब की रिलेटिव वर्थ डिटरमाइन करना कि वो जॉब की क्या वैल्यू है, कितनी उसकी वर्थ है जॉब की। और जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है जॉब के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और स्किल्स बताना कि कौन सी स्किल्स और क्वालिफिकेशन ज़रूरी हैं। जॉब फेयर क्या होता है, रिक्रूटमेंट इवेंट को बोलते हैं जॉब फेयर, जहाँ पे आपके रिक्रूटमेंट्स बताए जाते हैं कि कहाँ पे रिक्रूटमेंट्स हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा।
नेक्स्ट, अ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान फॉर एग्जीक्यूटिव्स इन केस दे आर सेवर्ड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। एग्जीक्यूटिव्स को कंपनी से हटाने के केस में, अगर कंपनी से एग्जीक्यूटिव्स को हटा दिया जाता है तो उस केस में उनको कुछ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। तो उस प्लान को क्या कहते हैं? जो कंपनसेशन पैकेज दिया जाएगा उस स्कीम को क्या कहेंगे, ये बताना आपको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, गोल्डन पैरासूट। गोल्डन पैरासूट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें टॉप एग्जीक्यूटिव्स को अगर कंपनी से हटाना पड़े तो उस केस में उनको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं गोल्डन पैरासूट। नेक्स्ट, अ कंटीजेंसी थ्योरी दैट फोकसेस ऑन फॉलोअर्स रेडीनेस। तो ऐसी कौन सी कंटीजेंसी थ्योरी है जो फॉलोअर्स मीन्स एम्प्लॉयज़ की एबिलिटी, रेडीनेस मीन्स एबिलिटी और विलिंगनेस पे फोकस करती है? तो वो होती है सिचुएशनल लीडरशिप। तो राइट आंसर है ऑप्शन 1, सिचुएशनल लीडरशिप। सिचुएशनल लीडरशिप में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एबिलिटी और विलिंगनेस उस पर फोकस किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ मोनोपोली मार्केट। इनमें से कौन सी मोनोपोली मार्केट की एजम्पशन नहीं है? फर्स्ट, देर इज वन सेलर और प्रोड्यूसर ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो ये बिल्कुल सही है, ये मोनोपोली मार्केट की एजम्पशन है कि सिर्फ एक ही सेलर होगा जो प्रोड्यूस करेगा प्रोडक्ट्स की, और जो प्रोडक्ट्स होंगे वो होमोजीनियस होंगे, मतलब एक ही तरह के होंगे, सेम तरह के। देर आर नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स फॉर द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट होगा मार्केट में उसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होगा, उसको कोई भी प्रोडक्ट और उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। ये भी बिल्कुल सही है। देर इज प्योर कंपटीशन इन द फैक्टर्स मार्केट सो दैट द प्राइस ऑफ ईच इनपुट ही बायस इज गिवन टू हिम। तो ये भी बिल्कुल सही है कि फैक्टर मार्केट में फर्म प्राइस टेकर होती है। ठीक है, प्राइस टेकर होती है। द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय वन फर्म इज क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर द अदर फर्म्स। तो ये गलत है, तो ये नहीं होना चाहिए एजम्पशन मोनोपोली की, क्योंकि मार्केट में कोई भी उसका क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा उसका। नेक्स्ट, अ प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग एरर्स यूजिंग पास्ट रूटीन्स एंड प्रेजेंट पॉलिसी इज। तो जब ऑर्गेनाइजेशन किसी मिस्टेक, किसी एरर को ठीक करने के लिए अपनी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उनको यूज़ करती है और साथ में जो पुराने मेथड्स हैं उनको फॉलो करती है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को कहते हैं सिंगल लूप लर्निंग। राइट आंसर है ऑप्शन 2, सिंगल लूप लर्निंग। सिंगल जो लूप लर्निंग है इसमें ऑर्गेनाइजेशन एरर को आइडेंटिफाई करता है सबसे पहले, फिर उन्हें करेक्ट करता है, लेकिन जो अपनी पुरानी बेसिक पॉलिसीज़ हैं उनको चेंज नहीं करता वो। लेकिन जो डबल लूप लर्निंग है, डबल लूप लर्निंग में क्या होता है, एरर्स को करेक्ट करते हुए जो पॉलिसी और अजम्पशंस हैं उनको भी चेंज किया जाता है। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एंड द नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू। तो जो ग्रोस नेशनल मतलब जो GNP और NNP, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो फर्स्ट लेटर जो G और N, G मतलब ग्रोस, N मतलब नेट, तो इसमें सिर्फ डेप्रिशिएशन का डिफरेंस है। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2, ओनली डेप्रिशिएशन का डिफरेंस है। देखो NNP इक्वल होता है GNP माइनस कर देंगे डेप्रिशिएशन। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है? तो बहुत ही सिंपल है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है RBI। राइट आंसर है ऑप्शन 4, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट डेट दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल पेमेंट एट मैच्योरिटी इज कॉल्ड। तो जब कंपनी शॉर्ट टर्म फंड्स को रेज करने के लिए अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट इशू करती है और उसका पेमेंट सिर्फ मैच्योरिटी के दिन एक साथ होता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कॉमर्शियल पेपर। राइट आंसर है ऑप्शन 1, कॉमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है जो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिग 5 फैक्टर। इनमें से कौन सा फैक्टर बिग 5 फैक्टर्स का पार्ट नहीं है? देखो बिग 5 फैक्टर्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं? OCN, OCEAN। O से हो जाएगा आपका ओपननेस, C से हो जाएगा कॉन्शियसनेस, E से एक्सट्रोवर्जन, A से हो जाएगा एग्रीएबलनेस और N से होगा न्यूरोटिसिज्म। ठीक है, तो एक्सट्रोवर्जन हो गया, एग्रीएबलनेस हो गया,
इमोशनल स्टेबिलिटी, जो ये न्यूरोसिज्म है ना, न्यूरोटिसिज्म, तो ये आपका हो जाएगा इमोशनल स्टेबिलिटी। तो सेल्फ मॉनिटरिंग है, ये बिग 5 पर्सनैलिटी का फैक्टर नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, रिटेलर दैट बाइज एट लेस देन रेगुलर होलसेलर प्राइसेस एंड सेल्स एट लेस देन रिटेल इज। तो ऐसा रिटेलर कौन होता है जो प्रोडक्ट को नॉर्मल जो होलसेलर प्राइस है उनसे कम प्राइस पे खरीदेगा और फिर कस्टमर्स को जो रिटेल प्राइसेस हैं उन प्राइसेस से भी कम प्राइस पे उनको बेचेगा। तो ऑप्शंस हैं ऑन प्राइस रिटेलर, ऑफ प्राइस रिटेलर, होलसेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑफ प्राइस रिटेलर। ऑफ प्राइस रिटेलर वो रिटेलर होता है जो मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर से गुड्स को डिस्काउंट प्राइस पे खरीदेगा और फिर उन प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स को बेचेगा रिटेल प्राइस से कम में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑफ प्राइस रिटेलर। नेक्स्ट, द सिस्टमेटिक सर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट आइडियाज इज। तो जब भी किसी नए प्रोडक्ट के आइडिया को सर्च किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आइडिया स्क्रीनिंग, आइडिया जनरेशन, प्रोडक्ट स्क्रीनिंग या फिर प्रोडक्ट जनरेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की सबसे पहली फर्स्ट स्टेज होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ अप्लाई स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज इज। किसी पर्टिकुलर फील्ड की स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपर्टाइज को प्रैक्टिकली अप्लाई करने की जो एबिलिटी है उसको क्या कहते हैं? ह्यूमन स्किल, कॉन्सेप्चुअल स्किल, टेक्निकल स्किल या फिर कम्युनिकेशन स्किल। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3, टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल में किसी भी स्पेशल फील्ड का स्पेशलाइजेशन नॉलेज होता है और फिर उस नॉलेज की प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है, तो उसको बोलते हैं टेक्निकल स्किल। नेक्स्ट, द टेंडेंसी ऑफ पीपल्स टू एसोसिएट टू इवेंट्स व्हेन इन रियलिटी देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन देम इज नोन एज। तो जब लोग सोचते हैं कि जो दो इवेंट हैं उनके बीच में रिलेशन है जबकि रियलिटी में उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, तो ऐसी टेंडेंसी को क्या कहते हैं? सोशल एक्टिविटी, ड्यूल इंटेंसिटी, सोशल कॉरलेशन या फिर इल्यूजरी कॉरलेशन। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, इल्यूजरी कॉरलेशन। इल्यूजरी कॉरलेशन का मतलब होता है दो इवेंट्स के बीच में फॉल्स रिलेशनशिप दिखाना जबकि उनके रियलिटी में उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता, तो वो होता है इल्यूजरी कॉरलेशन। नेक्स्ट, अ बिजनेस बाइंग सिचुएशन इन विच द बायर वांट्स टू मॉडिफाई प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस, प्राइसेस, टर्म और सप्लायर्स। देखो, ऐसा बिजनेस बाइंग सिचुएशन का नाम बताना है जिसमें बायर पहले से ही प्रोडक्ट खरीद रहा था लेकिन अब वो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, प्राइसेस और जो टर्म्स हैं वो चेंज करना चाहता है और जो सप्लायर है उसमें भी कुछ चेंज करना चाहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं मॉडिफाइंग रीबाय। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट, perceived fairness of the amount and allocation of rewards among individuals is known as। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में रिवार्ड्स को फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट, द जापानीज टर्म फॉर एन ऑर्गेनाइजेशंस कमिटमेंट टू कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते रहो, बेहतर बनाते रहो और टाइम के साथ बेटर करो। तो जो ये फिलोसफी है इसको जापानीज लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इसके लिए जापानीज की एक टर्म है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए, तो उसको कहते हैं काइजन कॉस्टिंग। राइट आंसर है ऑप्शन 3, काइजन कॉस्टिंग। मतलब धीरे धीरे इम्प्रूव करो, बेटर इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा कंटिन्यूसली बेटर करते जाओ, चाहे वो प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है। नेक्स्ट, अ करेंसी दैट प्लेज सेंट्रल रोल इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ऐसी करेंसी कौन सी होती है जो अलग अलग करेंसीज के एक्सचेंज में एक मीडियम या सेंट्रल रोल प्ले करती है? ब्लैक करेंसी, व्हीकल करेंसी, फॉरेन करेंसी या फिर डोमेस्टिक करेंसी। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2, व्हीकल करेंसी। व्हीकल करेंसी क्या होती है? व्हीकल करेंसी वो करेंसी होती है जो इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरमीडिएटरी का काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज आर फ्री टू ज्वाइन द यूनियन और नॉट।
एंड दोज हु डिक्लाइन नीड नॉट पे यूनियन ड्यूज। ऐसी एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन का नाम बताना है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ पर यूनियन ज्वाइन करना कंपलसरी नहीं होता, उनके पास ऑप्शन होता है, चाहे तो वो ज्वाइन करे नहीं तो नहीं करे। अगर एम्प्लॉयज़ यूनियन ज्वाइन नहीं करते तो उनको यूनियन फीस भी नहीं देनी पड़ती। तो कौन सी ऐसी एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ओपन शॉप। ठीक है, ओपन शॉप। ओपन शॉप में यूनियन मेंबरशिप ऑप्शनल होती है, कंपलसरी नहीं होती। लास्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेंड इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस एट अ कॉन्स्टेंट रेट विद टाइम। ऐसा ट्रेंड कौन सा होता है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल टाइम के साथ एक फिक्स्ड रेट से चेंज होता रहता है, एक कॉन्स्टेंट रेट से? तो उसको बोलते हैं लीनियर ट्रेंड। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2। तो 2020 का पेपर यहीं ख़त्म होता है। सो नेक्स्ट पेपर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।